तो व्यूवर्स, इंतज़ार की घड़ियां आपकी ख़त्म हुई, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो रेगुलर और प्राइवेट के हैं, तो उनकी आंसर शीट जो है वो मैंने तैयार कर दी है। पूरी बुकलेट पे मैंने टिक लगा दिए हैं आपकी ऑडिटिंग की, जिसका कोड है आपका C302। देखिए ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई है। 25 मार्च 2023 का ये पेपर था आपका, है ना, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का ऑडिटिंग का न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आंसर शीट सीसीएस यूनिवर्सिटी की आ चुकी है। तो मैंने आंसर शीट के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि मैं कहता हूं अपनी वीडियो में कि आंसर शीट के अकॉर्डिंग जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की होती है, तो मैं उसको अपलोड कर देता हूं। इसलिए अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में अगर आंसर गलत है तो मेरी वीडियो में भी आंसर उसका गलत ही होगा। तो 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे निकल आते हैं हर बार आंसर की में कि आप लोग स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होते। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसके बाद आप ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। 2-3 प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑडिटिंग चैप्टर वाइज, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, और उसके बाद ऑडिटिंग प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर के नाम से भी है। तो उसमें 2015 से लेकर के मैंने 2023 तक के जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं, लगभग 900 क्वेश्चंस मैंने जो है उसमें प्रीवियस ईयर के जो है करा दिए हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे को जो है क्यू सीरीज़ अवेलेबल हुई है, किसी स्टूडेंट से मैंने ली है। तो एसडी कॉलेज मुजफ्फरनगर के किसी स्टूडेंट्स की है ये, तो उसको जो है सॉल्व कर लिया गया है। तो मैं जो है हिंदी में डिक्टेट करूँगा, इंग्लिश मीडियम में भी निशान लगा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं अपने अपने आंसर जो हैं वो टैली कर लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपका जो रिजल्ट जब भी आएगा 1-1.5 महीने बाद, कि आपके आंसर कितने ठीक हैं। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का मैं 3-4 दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो BA BCom BSc थर्ड ईयर का, तो क्योंकि एक ही बुकलेट आई थी इस बार, तो आप सभी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। तो उसमें स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का आंसर आप जो है वो सारे स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑडिटिंग की बात करते हैं। तो भारत में लागत अंकेक्षण कब प्रारंभ हुआ है? डी ऑप्शन करेक्ट है, 1965 में। लागत अंकेक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने के अंदर सभी मर्यादाओं के संबंध में केंद्रीय सरकार को स्पष्टीकरण भेजना आवश्यक होता है। तो 30 दिन में। धारा 148 के अंतर्गत लागत अंकेक्षण की दशा में लागत अंकेक्षण के साथ साथ धारा डैश के अंतर्गत अंकेक्षण कराना भी अनिवार्य होता है। तो होती है धारा 143, ऑप्शन नंबर सी। प्रबंध अंकेक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, उपयुक्त सभी, कि प्रबंध की कार्य क्षमता को प्रभावशाली बनाना, प्रबंध संचालन संबंधी कमियों को ढूंढना, और सी संस्था के कर्मचारियों के साथ संबंधों की स्थापना। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। प्रबंधकीय अंकेक्षण में डैश का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें प्रबंधकीय अंकेक्षण है तो सीधी सी बात है, प्रबंधकीय नीति और कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में खातों का कर अंकेक्षण सर्वप्रथम किस कर निर्धारण वर्ष से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन बी 1985 से 86 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कर अंकेक्षण ऐसे व्यवसायी के लिए अनिवार्य है जिसकी कुल बिक्री या कारोबार अथवा सकल प्राप्तियां जो ग्रॉस रिसीप्ट्स होती हैं गत वर्ष में डैश से अधिक हों। तो उसका सही आंसर है आपका 1 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए से अधिक की हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कर अंकेक्षण में निर्धारित तिथि से आशय किससे है? देखिए वो निर्धारित तिथि होती है 31 अगस्त, ऑप्शन सी। एक पेशेवर व्यक्ति के लिए कर अंकेक्षण अनिवार्य है जिसके गत वर्ष में उसके पेशे से सकल प्राप्तियां कितने से अधिक हों। तो वो है आपकी पेशेवर व्यक्ति के लिए वो 50 लाख रुपए, ऑप्शन सी। धारा 44 एडी के अंतर्गत कर अंकेक्षण कराना तभी अनिवार्य है
जब गत वर्ष में कुल बिक्री या कारोबार अथवा सकल प्राप्तियां किससे अधिक हो, तो वो है आपका ऑप्शन सी, 2 करोड़ रुपए से अधिक। भारत में कंपनी खातों का अंकेक्षण कब से अनिवार्य किया गया? 1914 से। ऑप्शन बी, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब से पारित हुआ? 1949 से, 1949 से। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली को किसने प्रकाशित या प्रतिपादित किया? ल्यूकोस पेसियोली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आए वही क्वेश्चन है, मेरी वीडियो में सारे क्वेश्चन है। ये अंकेक्षण है तो सीधी सी बात है, एक कला भी है एक विज्ञान भी है, तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। अंकेक्षक का कार्य है, तो देखिए तीनों ही कार्य हैं कि खातों की गोपनीयता, गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, कपट को ढूंढना एवं रोकना, है ना। डी करेक्ट आंसर है इसमें, उपयुक्त सभी। अंकेक्षक का तकनीकी ज्ञान होता है, तो वो हो जा है आपका एक्वायर्ड, है ना, उपार्जित। ये मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस बच्चे ने भी मेरी वीडियो देखी होगी सारी की सारी प्लेलिस्ट, तो उसको जो है सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी मानकों की संख्या है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो हैं टोटल 35। ठीक है, ऑप्शन सी। अंकेक्षण व्यवहार समिति, जिसे हम इंग्लिश में ऑडिटिंग प्रैक्टिसिंग कमेटी कहते हैं, तो इसकी विधिवत स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 17 सितंबर 1982 को, है ना, 1982 को। बी करेक्ट है। ICAI का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो आप सभी जानते ही होंगे, दिल्ली में है ना। अक्सर आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कई चैप्टर्स में। ICAI के फेलो सदस्य अपने नाम के आगे क्या लिख सकते हैं? तो सीधी सी बात है ना, FCA, ध्यान रखिएगा, यानी कि फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। कार्यालय टेलीविज़न का घरेलू प्रयोग है, सीधी सी बात है, सुविधा का गबन होगा। अथर्व से, देखिए नाम भी सेम आ गया, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन मेरी वीडियो से हैं, जिसने भी प्लेलिस्ट विजिट करी है या आगे फ्यूचर में जो विजिट करेगा आगे 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए, तो उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अथर्व से 750 रुपये प्राप्त किए, किंतु उसके खाते में 7,500 रुपये जमा किए गए, है ना। तो कौन सी अशुद्धि है ये बतानी है आपको। तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धि। 750 रुपये को जो है लिया, लेकिन 7,500 रुपये गलती से जमा कर लिए, तो ये सिद्धांत की अशुद्धि हो गई। 25,000 रुपये का प्लांट खरीदा, किंतु क्रय खाते को नाम किया गया, यानी डेबिट किया गया, तो क्या होगा? सिद्धांतिक अशुद्धि है ये भी, आपका ऑप्शन नंबर बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अथर्व का खाता 700 रुपये से अधिक नाम किया गया, जबकि अचिर का खाता 700 रुपये से कम नाम किया गया, तो सीधी सी बात है, क्षतिपूरक अशुद्धि होगी, कंपनसेटिंग एरर होगी। छल कपट की रोक अंकेक्षक का कौन सा उद्देश्य है? तो ये होता है सहायक उद्देश्य। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत किसकी जांच होती है? तो जो कंपनी के उच्च अधिकारी हैं उनके कार्यों की जांच होती है। बी करेक्ट है। सहकारी संस्थाओं अथवा प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म्स होती हैं तो उनका अनिवार्य होता है। चालू अंकेक्षण उपयोगी होता है, तो वो बड़े व्यवसाय के लिए होता है। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, देखिए लोचदार, स्पष्ट और लिखित एवं विस्तृत, है ना, तीनों ही होना चाहिए, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है, तो तीनों चीज़ें लिखी जाती हैं कि भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां, किए गए कार्य का विस्तृत वर्णन, और सी स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि से संबंधित मदों की टिप्पणियाँ। ठीक है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। प्रमाणन
तो प्रमाणन है, सीधी सी बात है, खातों में की गई प्रविष्टियों का प्रलेख। 32 प्रमाणक संबंधित होना चाहिए, तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर से यानी कि गत वर्ष से संबंधित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, हर साल तकरीबन पूछा जाता है। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन सी कि कोई प्रमाणक बिना लेखा के या कोई लेखा बिना प्रमाणक के नहीं होना चाहिए, सी करेक्ट है। मूल्यांकन डैश का आधार होता है, तो वो सत्यापन का होता है ना, वेरिफिकेशन का। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी संपत्ति नहीं है? आपसे फ्लोटिंग एसेट्स पूछ रहा है। ठीक है, अस्थायी संपत्ति, तो वो हो गया आपका ख्याति, गुडविल। निम्नलिखित में से कौन सी बनावटी संपत्ति है? फिक्शिशियस एसेट्स आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ये दो तो आपको दे ही रखी हैं, तो कॉपीराइट और गुडविल तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो बनावटी संपत्ति हैं। ऑप्शन सी प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखी जाने वाली मदों की सत्यता को जांचना ही प्रमाणन कहलाता है। यह कथन किसका है? तो ये J.R. बाटली बॉय का है। चलिए नेक्स्ट है, सामान्यतः रहतिये का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है। यह विवरण दिया, यानी जो डेफिनेशन दी है ये बहुत बार पूछी गई है ना, तो वो हम क्या करते हैं, इसमें डी पोला जो है उसने ये दी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निरंतर प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में आने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये R.G. विलियम्स ने दी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ह्रास के प्रबंध का उद्देश्य है? तो तीनों ही हैं कि उत्पादन लागत का सही अनुमान लगाना, सही लाभ या हानि ज्ञात करना और संपत्ति का पुनर्स्थापन। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ह्रास के संबंध में कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा है? तो देखिए धारा 205 भी है, धारा 300 भी है और धारा 350 भी है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। लाभांश की दर को समान बनाए रखने के लिए बनाया गया कोष है, तो वो होता है रिजर्व रेवेन्यू, आयगत संचय। पेटेंट पर मूल्य ह्रास काटने की उपयुक्त पद्धति होती है, वो होती है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी किस्त पद्धति। प्लांट तथा मशीनरी पर ह्रास काटने की उपयुक्त पद्धति होती है, तो वो होती है आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है, यानी कि क्रमागत ह्रास पद्धति। यदि एक मशीन का लागत मूल्य 50,000 रुपये है और जो अवशेष मूल्य इंग्लिश में स्क्रैप वैल्यू कहते हैं 5,000 रुपये है, तथा जो इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो 10 वर्ष है, तो मशीन का प्रतिवर्ष डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो सीधी सी बात है, आप डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, है ना, इन ईयर्स में। तो 50,000 में से आप माइनस करेंगे 5,000 को, तो आपकी वैल्यू आ गई 45,000। ठीक है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,500 रुपये। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 4,500। पूंजीगत लाभों का प्रयोग किया जा सकता है, तो बोनस अंशों के निर्गमन से भी और प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने से भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ए तथा बी दोनों। कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है? धारा 224, ये 2022 में भी आया था लास्ट ईयर। कंपनी द्वारा अंकेक्षक को उसकी नियुक्ति की सूचना कितने दिन के अंदर देनी होती है? 7 दिन के अंदर। अंकेक्षक को कंपनी से नियुक्ति संबंधी सूचना प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित करना होगा?
30 दिन के अंदर, ऑप्शन डी। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 142 142। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, केंद्रीय सरकार। अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कंपनी का विशेष अंकेक्षण होता है? धारा 145 के अंतर्गत, 145। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है तो उसे हम कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी, सा अपराध दायित्व। अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है, ठीक है, वाउचर्स जो होते हैं, तो ये भी हमारे सा अपराध दायित्व होते हैं। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति लेनी जरूरी है? न्यायालय की, कोर्ट की। सारणी एफ, यानी आपने टेबल एफ को अक्सर सुना होगा, तो एक आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। तो पार्षद अंतर नियम का विकल्प है ना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 संबंधित है, तो वो अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा। कैग कहते हैं शॉर्ट में, और कैग का भी पूरा नाम पूछा गया है तो आप पूरा नाम याद रख लीजिएगा इंग्लिश में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी जो नियुक्ति होती है कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा होती है। अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी अंकेक्षक को चाहिए, क्या चाहिए कि वो नियुक्ति संबंधी जांच कर ले, वैधानिक प्रलेखों का निरीक्षण कर ले, गत वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन का अध्ययन कर ले। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि अंकेक्षक को अपना कार्य उचित योग्यता, सतर्कता और चतुराई से करना चाहिए? तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस हुआ था यह 1869 में, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड, 1869। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। खातों में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को अधिकतम सजा हो सकती है, तो 7 वर्ष तक की हो सकती है। अंकेक्षक कार्य के दौरान रिश्वत लेना है तो वो भी एक क्रिमिनल लायबिलिटीज होती है, आपराधिक दायित्व। अंकेक्षक द्वारा गुप्त सूचनाओं को प्रकट करना है तो वो भी जो है एक सा अपराध दायित्व है उसके लिए। भारतीय दंड संहिता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, आपने अक्सर टीवी में, सीरियलों में सुना होगा, तो आईपीसी का पूरा नेम होता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, कि किस धारा के अंतर्गत अंकेक्षक द्वारा झूठा प्रमाण पत्र देने हेतु दंड का प्रावधान है? तो वह धारा 197, 197। विभाजन योग्य लाभ से तात्पर्य है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है कि ह्रास तथा संचय आदि की व्यवस्था के पश्चात लाभ। किस धारा के अनुसार ह्रास का आयोजन करने के पश्चात ही लाभांश वितरित किया जा सकता है? तो वह धारा 205(2). ह्रास का प्रावधान करने के पश्चात संचय में अधिक से अधिक कितनी राशि हस्तांतरित की जा सकती है? तो 10%, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें से कभी लाभांश या भुगतान नहीं किया जा सकता? बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है। लाभांश का भुगतान लाभांश घोषित होने के कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 30 दिन के अंदर। लाभांश का भुगतान निर्धारित अवधि के अंदर न होने पर दोषी अधिकारी को कितने समय की सजा हो सकती है? 3 वर्ष की। लाभांश के अदत्त राशि पर डैश की दर से ब्याज दिया जाता है ना, तो उस पर 18% की दर से ब्याज दिया जाता है। अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। अंकेक्षण रिपोर्ट
प्रस्तुत की जाती है। किसको? सचिव को, सेक्रेटरी को। एक स्वच्छ अंकेक्षण प्रतिवेदन वह है जिसमें अंकेक्षक, तो डी करेक्ट है कि किसी त्रुटि, कपट या अनियमितता का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, चलिए। कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ, ये 1 जुलाई 2003 से प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत एक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देनी होती है? तो होती है धारा 227(2). निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञात दायित्व के लिए बनाया जाता है? संचय, रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त संचय निर्माण की विधि है? तो दायित्वों का अधिमूल्यन करना भी होती है, संपत्तियों का अवमूल्यन करना भी होती है, और पूंजीगत खर्चों को आयगत व्यय मानना भी होती है। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। गुप्त संचय कौन सी कंपनी बना सकती है? तो बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी और वित्त कंपनी सभी बना सकती हैं। तो डी राइट आंसर है इसका, उपयुक्त सभी। एक कंपनी शोध्य पूर्वाधिकार अंश इस अवधि से अधिक के लिए जारी नहीं कर सकती, यानी कि जो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, है ना, तो 20 वर्ष से ज़्यादा के लिए जारी नहीं कर सकती है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आपको पता ही होगा। प्राइवेट कंपनी में वो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना, अधिकतम संख्या 200। अंश पूंजी में कमी हेतु डैश की अनुमति की जरूरत है? तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी अधिनियम की धारा 197 के अनुसार अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभों के कितने प्रतिशत तक होना चाहिए? 11% तक। निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितने प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए? 5%। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक यानी कि डायरेक्टर्स होने चाहिए, है ना? पब्लिक कंपनी में तो कम से कम जो है वो 3 डायरेक्टर होने चाहिए। निजी कंपनी में कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्रबंध संचालक कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है? 5 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। एक अंकेक्षक अधिकतम कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है? 5 वर्ष के लिए। कंपनी अधिनियम ने डैश रुपए या अधिक की पेड अप शेयर पूंजी वाली कंपनियों के लिए एक पूर्णकालिक सचिव द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षण करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो कितने रुपए? ऑप्शन डी, 6 करोड़ रुपए। एक समय पर एक कंपनी अंकेक्षक कितनी कंपनियों से अधिक का अंकेक्षक नहीं बन सकता? तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, 20 से अधिक कंपनियों का। कंपनी के एक अंकेक्षक का दीवानी दायित्व होता है लापरवाही पर। अंकेक्षक पूंजी में से लाभांश वितरित होने के लिए लापरवाही का दोषी किस विवाद में माना गया? तो वो हुआ ऑप्शन ए, आयरिश वूलन कंपनी बनाम टाइसन एवं अन्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खातों में जालसाजी करने पर अंकेक्षक को अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? 7 वर्ष की। अंकेक्षण रिपोर्ट से तात्पर्य उस प्रतिवेदन से है जिसमें एक अंकेक्षक, डी इसका राइट ऑप्शन है, कि उपयुक्त सभी बातों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी हैं वो बातें? कि वो हिसाब किताब की जांच करता है, अंतिम खातों की जांच करता है और अन्य संलग्न प्रलेखों की भी जांच करता है ना? तो डी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, एक अंकेक्षक स्वच्छ रिपोर्ट उस समय देता है जब, स्वच्छ रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट इंग्लिश में, खाते उचित प्रकार से रखे गए हैं।
अंकेक्षक किस दशा में मर्यादित रिपोर्ट देता है? तो तीनों कंडीशन पढ़ लीजिएगा बड़े ध्यान से कि लेखांकन सिद्धांतों का पूर्णतया पालन न करने पर, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की अपर्याप्त व्यवस्था होने पर और आवश्यक लेखा पुस्तकें न रखने पर। डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, यानी तीनों कंडीशन पे आपको ध्यान देना है। चलिए, ये थोड़ा सा पहली बार क्वेश्चन आया है कि माओ कारो 1988 लागू होता है, ठीक है। ये व्यापारिक कंपनियों पर होता है, ट्रेडिंग कंपनियों पर होता है। अनुसंधान कराया जाता है, तो ये ऑप्शन ए किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रतिवेदन होता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है तो वो डिटेल में होती है, विस्तृत होती है। डी इसका राइट ऑप्शन है। तो ठीक है व्यूवर्स, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। अगर कोई रिवाइज्ड इसकी आंसर की आती है तो मैं केवल उन रिवाइज आंसर को मैं फिर दोबारा से अपलोड कर दूंगा। और बच्चे पीडीएफ लेना चाहें तो केवल 50 रुपीज़ डिपॉजिट कराकर मेरे व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से जो भी जाए 6396242878 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आप केवल मैसेज कर दीजिएगा। आपको 2015 से लेकर के आपको जो है जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं वो आपको ये दे दिए जाएंगे। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, क्योंकि बच्चे 50-50 रुपये देते हैं, तो मैं उनको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उनके पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है व्यूवर्स, अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। और फ्यूचर में यानी कि 2024 में जब बच्चे एग्ज़ाम दें तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि मार्केट में आप अगर 120 रुपये 130 रुपये का कोई भी रिफ्रेशर या मॉडल पेपर लेते हैं तो उसमें आपको 500-600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे। मेरे पास बच्चे जो हैं केवल 50 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं, तो उनको मैं 1000 से 1500 के बीच में क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देता हूं आपके सभी सब्जेक्ट के। तो एक सब्जेक्ट 50 रुपीज़ में, ठीक है ना। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैसेज करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जैसे ही वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।